गांव की सुनसान रातें, जहां चांद की रोशनी भी पेड़ों की घनी छाया में खो जाती थी, वहां मेरे दादा की कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं। दादा की आवाज में एक जादू था, वो जब बोलते तो लगता जैसे समय ठहर गया हो। उनकी हर कहानी में एक रहस्य, एक डर और एक अनकहा सच छिपा होता था। लेकिन एक कहानी थी जो उन्होंने कभी पूरी नहीं की। वो कहानी थी काली हवेली की, जो उनके गांव के पास जंगल में खड़ी थी। दादा कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसान को देखकर उसकी आत्मा तक कांप जाती है। उस रात जब उन्होंने ये कहानी शुरू की थी, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, और फिर वो चुप हो गए। उस रात के बाद दादा ने कभी उस कहानी को छुआ तक नहीं। मैं, रवि, अब उस कहानी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानी मेरे दादा की अधूरी कहानी का विस्तार है, जिसमें मैंने उनके बताए टुकड़ों को जोड़ा और अपनी कल्पना से उसे पूरा किया। यह एक लंबी, डरावनी कहानी है जो आपको उस हवेली के अंधेरे गलियारों में ले जाएगी, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। मेरा गांव शिवपुर, उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ की रातें इतनी शांत थीं कि हवा के झोंके भी कान में सनसनाहट पैदा करते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, और उस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी काली हवेली। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी, और गांव वाले इसके बारे में बात करने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, और कभी ऐसी चीखें जो खून जमा देती थीं। मेरे दादा रामलाल गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी कहानियां गांव के बच्चों के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन थीं। लेकिन उस रात जब मैं 12 साल का था, दादा ने कुछ अलग ही कहानी शुरू की। हम सब आंगन में बैठे थे, चूल्हे की आग धीरे धीरे जल रही थी, और ठंडी हवा हमारे चेहरों को छू रही थी। दादा ने अपनी पुरानी शाल को कंधों पर डाला और धीमी आवाज में बोले, आज मैं तुम्हें काली हवेली की कहानी सुनाऊंगा। सब बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ और चाचा की आंखों में एक अजीब सा डर था। दादा ने कहना शुरू किया, ये कहानी उस हवेली की है जहां समय रुक गया है। वहां की दीवारें बोलती हैं, और हर कमरे में एक ऐसी साया है जो तुम्हें देखता है, तुम्हारे पीछे चलता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने बताया कि हवेली कभी एक जमींदार की थी, जिसका नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। ठाकुर साहब क्रूर थे, और उनकी क्रूरता की कहानियां गांव में आज भी जिंदा थीं। लेकिन एक रात ठाकुर और उनका पूरा परिवार गायब हो गया। हवेली खाली पड़ी रह गई, और तब से वहां कोई नहीं गया। दादा ने बताया कि एक बार जब वो जवान थे, उनके दोस्त गोपाल ने हवेली में जाने की ठानी। गोपाल हंसते हुए गया, लेकिन जब लौटा तो उसकी आंखें खाली थीं। उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, वहां कोई है, वो तुम्हें देखता है। उस रात के बाद गोपाल कभी सामान्य नहीं रहा। दादा की कहानी यहीं रुक गई। अचानक उनकी आवाज कांपने लगी, और वो चुप हो गए। मैंने पूछा, दादा आगे क्या हुआ? लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए, रवि। उस रात के बाद दादा ने कभी उस कहानी को नहीं छुआ। और 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। वक्त बीतता गया, और मैं बड़ा हो गया। लेकिन काली हवेली की कहानी मेरे दिमाग में एक अनसुलझा सवाल बनकर रह गई। मैं अब दिल्ली में रहता था, एक पत्रकार के रूप में काम करता था। लेकिन हर बार जब मैं गांव जाता, हवेली की बात मेरे मन को बेचैन कर देती। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो दादा को भी डरा गया था। मैंने अपने दोस्त अजय को अपने साथ चलने के लिए मनाया। अजय एक फोटोग्राफर था और हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। हमने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने पर मेरी मां ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, रवि, उस हवेली में मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मेरी जिद के आगे वो हार गईं। जंगल का रास्ता अंधेरा और डरावना था। हवेली तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे। जब हम हवेली के सामने खड़े हुए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मुख्य दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे सालों पहले छोड़ दिया हो। अजय ने हंसते हुए कहा, यार, ये तो किसी हॉरर मूवी का सेट लगता है। लेकिन उसकी हंसी में भी एक झिझक थी। हमने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। उन चित्रों में ठाकुर रघुवीर सिंह और उनके परिवार की तस्वीरें थीं। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो हमें देख रही हों। हमने हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा।
वहां एक बड़ा सा झाड़ फानूस टूटा हुआ लटक रहा था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसमें कुछ ताज़ा निशान दिख रहे थे, जैसे कोई हाल ही में वहां से गुजरा हो। अजय ने कहा, शायद कोई जानवर रहा होगा। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। हमने हवेली के कमरों की तलाशी शुरू की। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। एक कमरे में पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। एक किताब में ठाकुर रघुवीर सिंह का नाम लिखा था। मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र की किताब हो। अजय ने कैमरे से उसकी तस्वीर ली। तभी हमें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हम दोनों रुक गए। आवाज ऊपरी मंजिल से आ रही थी। मैंने अजय की तरफ देखा और उसने धीरे से सिर हिलाया। हम सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ बंद कमरे थे। अचानक एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। हम दोनों सहम गए। अजय ने टॉर्च उस तरफ की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके उस कमरे में कदम रखा। कमरे में एक पुराना बिस्तर था, जिसके ऊपर एक फटी हुई चादर पड़ी थी। दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण था, जो धूल से ढका था। मैंने उस दर्पण को साफ किया और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। दर्पण में मेरा चेहरा नहीं था। उसमें एक औरत थी, लंबे काले बाल, पीली आंखें और एक भयानक मुस्कान। मैं पीछे हटा और अजय ने मुझे पकड़ लिया। क्या हुआ रवि? उसने पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, वो दर्पण में। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो दर्पण में सिर्फ मेरा चेहरा था। उस रात हम हवेली में रुके। अजय ने कहा कि हमें सुबह तक रुकना चाहिए, ताकि हम पूरी हवेली की तलाशी ले सकें। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। रात गहराने लगी और हवेली की हर आवाज हमें चौंका रही थी। कभी खिड़की का शीशा हवा से हिलता, तो कभी कहीं से पानी टपकने की आवाज आती। आधी रात को हमें फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार वो साफ थी। बाहर निकल जाओ, वो आ रहा है। मैंने अजय की तरफ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हमने टॉर्च जलाए रखी और उस आवाज का पीछा किया। आवाज हमें हवेली के तहखाने की ओर ले गई। तहखाने का दरवाजा लोहे का था और उस पर एक पुराना ताला लटक रहा था। अजय ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। तभी हमें पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मुझे एक साया दिखा, लंबा, काला और बिना चेहरे वाला। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। अजय, भाग! मैंने चिल्लाया। हम दोनों मुख्य हॉल की ओर भागे, लेकिन साया हमारे पीछे था। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे वो हवा में तैर रहा हो। हमने मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो नहीं खुला। तभी साये ने हमें घेर लिया। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन मुझे लगा जैसे वो मेरी आत्मा को पढ़ रहा हो। अजय ने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। साये ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें रुक रही थीं। अगली सुबह जब मैंने आंखें खोली तो मैं और अजय हवेली के बाहर जंगल में पड़े थे। हमारी हालत ऐसी थी जैसे हमने कोई जंग लड़ी हो। अजय का कैमरा गायब था और मेरे बैग में वो किताब थी जो हमने हवेली में देखी थी। मैंने उसे खोला और उसमें एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली में आएगा वो कभी नहीं लौटेगा। हम गांव वापस लौटे और मेरी माँ को सब बताया। उन्होंने कहा कि काली हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह की आत्मा भटकती है। वो एक तांत्रिक थे और उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। लेकिन एक रात उनकी एक गलती ने उन्हें और उनके परिवार को श्रापित कर दिया। वो हवेली अब एक जेल है जहां उनकी आत्माएं कैद हैं। मैंने उस किताब को जलाने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने उसे आग में डाला तो आग नीली हो गई और एक भयानक चीख गूंजी। उस रात के बाद मैंने कभी उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन रात को जब मैं अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद वो साया अभी भी मेरे पीछे है। ये कहानी मेरे दादा की अधूरी कहानी का एक हिस्सा थी। मैंने इसे अपनी कल्पना से पूरा किया, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। काली हवेली आज भी वहां खड़ी है और गांव वाले कहते हैं कि रात को वहां अब भी चीखें सुनाई देती हैं। क्या आप हिम्मत करेंगे उस हवेली में जाने की, या फिर कुछ कहानियां वाकई अधूरी ही रहनी चाहिए?